डर सबको लगता है। आधी रात का समय था। दिसंबर का महीना और चारों ओर फैली धुंध की सफेद चादर के बीच कोई था जो घूंघट को सीने तक ओढ़े तेज कदमों से शमशान की ओर बढ़ा जा रहा था। शमशान पहुंचने के बाद एक पेड़ के पीछे बैठकर उसने सिंदूर से 7 रेखा खींची और फिर काले तिल से एक चेहरे नुमा आकृति बनाकर साथ लाए चांदी के चाकू से उसे 7 बार काट दिया। लगातार मंत्र पढ़ते हुए उसने लोहे की एक कील के ऊपर हल्दी, कुमकुम, काले तिल और खून जैसा कुछ टपकाया और उसके बाद आंखें बंद कर ली। धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए मंत्रों के पढ़ने की आवाज लगातार उसके मुंह से सुनाई दे रही थी। अचानक ही वहां का माहौल बदलने लगा और तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते जमीन पर रखी हुई सारी सामग्री आंधी के साथ अपने स्थान से वहां बिखर गई। एक परछाई एकाएक उसके सामने लहराई और घूंघट के पीछे बैठा इंसान उछलकर अपने स्थान से दूर जा गिरा, मानो उसे तेज बिजली का झटका महसूस हुआ हो। शमशान भूमि के बदलते हुए माहौल को देखते हुए वो बूढ़ी स्त्री अपनी जगह से खड़ी हुई और तेज कदमों से शमशान भूमि से बाहर निकल गई। अगली सुबह सुगना गांव के प्रधान विनोद के घर में अफरा तफरी मची थी। मौका था उनकी इकलौती बेटी अनामिका के मंगल विवाह का। एक तरफ औरतें पारंपरिक मंगल गीत गा रही थी तो दूसरी तरफ अनामिका की सखियां उसे शादी के लिए तैयार कर रही थी। अपनी इकलौती बेटी की ब्याह में विनोद बाबू कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। बारात भी तो पास के गांव के मुखिया के बेटे के यहां से आने वाली थी, इसलिए तैयारियां पूरे शबाब पर थी। दरवाजे पर बारात पहुंच गई थी। बारात के स्वागत के बाद अनामिका और विशेष फेरों के लिए बैठ गए थे। तभी घूंघट पहने एक स्त्री मंडप में उसके नजदीक आई और सर पर हाथ रख आशीर्वाद देने के बाद एक छोटा सा रंगीन कागज में लिपटा हुआ बॉक्स उसे पकड़ाकर चली गई। अनामिका ने उपहार समझकर उस डब्बे को अपने नजदीक रख लिया था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और अपने साथ कुछ मंत्र दोहराने को कह रहे थे, लेकिन बार बार पुकारे जाने के बाद भी अनामिका जवाब ही नहीं दे रही थी। अनामिका बेटा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? पंडित जी कितनी देर से पुकार रहे हैं। माँ के कसकर झंझोर देने पर अनामिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो होश में लौट आई हो। पिछले कुछ पलों में वहां क्या हुआ उसे पता नहीं था। आंखें बंद करके मेरे साथ मंत्र दोहराइए। अनामिका ने जैसे ही आंखें बंद की उसे महसूस हुआ जैसे कुछ डरावनी औरतें तेजी से उसके नजदीक आ रही हैं। अनामिका ने चीखकर अपनी आंखें खोल ली थी। डर उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ हुआ है क्या तुझे? पता नहीं माँ, कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे मेरे ही शरीर और दिमाग पर मेरा कोई बस नहीं हो। आंखें बंद की तो कुछ अजीब और भयानक दिखाई दिया। दिमाग भी जैसे सुस्त पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कई दिन से ठीक तरह से सोई नहीं है ना? थकान शरीर पर हावी हो रही है। बस कुछ देर की बात है, फेरे हो जाएं, उसके बाद जल्दी ही विदाई करवा देंगे। वहां जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना, रस्में उसके बाद हो जाएंगी। तुम्हारा ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। माँ की बात सुनकर अनामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक बार फिर से आंखें बंद करके पंडित जी के बताए मंत्रों को दोहराने की कोशिश करने लगी। अनामिका शादी के मंत्र पर ध्यान लगा रही थी कि तभी अनामिका को अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई कील आकर उसकी एड़ी में धंस गई हो। दर्द अनामिका की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। एकाएक वो चीख उठती है और मंत्र को छोड़कर उलट पलट अपने पैर को देखने लगती। क्या बात है अनामिका, कुछ हुआ है क्या? मेरे पाँव में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई कांटा या कील धंस गई हो। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे पाँव बिल्कुल ठीक है अनु।
विशेष की बात सुनकर किसी तरह अनामिका ने खुद को शांत किया और कुछ ही देर में शादी की पूजा संपन्न हुई। अब फेरों का समय आ गया था। अनामिका की एड़ियों में दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। फेरों के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना उसे इतना मुश्किल लग रहा था कि 1 इंच भी पांव आगे बढ़ाने में उसकी चीख निकल रही थी। अनामिका को यकीन नहीं हो रहा था कि जो चुभन उसे हर पल महसूस हो रही है वो उसके पांव में दिखाई क्यों नहीं दे रही है। दर्द से वो निठाल हो चुकी हैरान होकर उसने जमीन की ओर देखा तो सफेद चादर पर उसे खून से सने हुए उसके पैरों के निशान दिखाई दिए और निशानों को देखकर अनामिका एक बार फिर चिल्ला पड़ती है। मैं कह रही थी ना विशेष, मेरे पैरों में कुछ है, कील धसी है मेरे पैरों में। ये देखो कितना खून निकल रहा है। अगर मेरे पैरों में कुछ नहीं है तो ये खून कहाँ से आया? तुम लोग मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते? अनामिका को इस तरह से रोते चीखते देख विशेष भी घबरा गया था। अरे कौन सा खून? क्या बोल रही हो अनामिका? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? मुझे पागल समझते हो क्या? रुको, मैं अभी अपनी माँ को बुलाती हूँ। माँ, तुम ही बताओ, तुम्हें तो नजर आ रहा होगा ना कि मेरे पैरों से खून रिस रहा है। मुझसे 1 इंच भी नहीं चला जा रहा। माँ, जान जा रही है दर्द से, और ये कहते हैं कि मेरे पाँव बिल्कुल ठीक है। अनामिका की ऐसी हरकत देखकर अब तो पूरी बारात सकते में आ गई थी। ये सब क्या हो रहा है बहन जी? अनामिका ठीक तो है ना? इसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। आपने शादी के लिए दबाव दिया था क्या उसके ऊपर? ऐसा लग रहा है वो शादी करना ही नहीं चाहती। आज सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हुई, लहंगा पहना, अपनी पसंद के गहने ज्वेलरी सब पसंद किए। हम सच कह रहे हैं बहन जी, हमने शादी के लिए कोई दबाव नहीं डाला उसके ऊपर, लेकिन अचानक इसे क्या हुआ हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है शादी का तनाव हावी हो गया है इसके ऊपर। आप हो सके तो रस्में एक दिन बाद करा लीजिए। मैं डॉक्टर से बोलकर दवा मंगवा देती हूँ, आराम की जरूरत है उसे। क्यों नहीं बहन जी, अनामिका से बढ़कर थोड़ी ना है रस्में। आप निश्चिंत रहिए। हालांकि माहौल बिगड़ गया था। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी, लेकिन अभी फेरों के बाद यूं शादी को तोड़ देना भी कोई आसान काम तो नहीं था। इसलिए संयम रखते हुए सादगी से बारात विदा हो जाती है। बेटा, वैसे तो हमने गृह प्रवेश के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा था, लेकिन अभी तुम बस खास रस्में कर दो, बाकी तुम्हारी तबीयत ठीक होने के बाद ही सोचेंगे। ये लो बेटा, इस पानी की थाल में अपना चेहरा देखो। इससे सौभाग्य और समृद्धि आती है, नववधू के रूप और सौंदर्य में वृद्धि होती है और शादीशुदा जीवन भी अच्छा रहता। सास के कहने पर अनामिका पानी में अपना चेहरा देखती है तो उसे वहां वही डरावनी आकृति नजर आती है जो वो पहले भी फेरों के समय बंद आंखों में देख चुकी थी। मुझे ऐसी कोई रस्म नहीं करनी। ये सब आप ही कर रही हैं क्या मेरे साथ? कौन है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? माँ, जाने दो ना, इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। फिलहाल इसे आराम करने दो, बाकी की रस्में हम बाद में कर लेंगे। अनामिका के हर पल बिगड़ी हुई हालत को देखकर अब विशेष की माँ सुषमा को चिंता सताने लगी थी। बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि ये सब जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ थकान ही है या कुछ और। फिलहाल मामले को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करते हुए वो बहू को ऊपर उसके कमरे में सोने के लिए भेज देती है। कई घंटे बीत गए थे, लेकिन बहू अनामिका कमरे से बाहर नहीं आई थी। माँ, मैं अन्नू को देखकर आता हूँ, कई घंटे बीत गए हैं। विशेष कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर कमरे में एकदम सन्नाटा था और इतना गहरा अंधेरा था मानो रात घेराई हो। विशेष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोपहर के 3 बजे खिड़कियों से झांक कर आने वाली रोशनी भी कमरे के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी, जैसे कोई ताकत उस रोशनी को अंदर आने से रोक रही थी। विशेष को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने लाइट ऑन की,
तो एकाएक बल्ब फ्लैक्चुएट होने लगा और अगले ही पल टूटकर जमीन में गिर पड़ा। विशेष ने अपना मोबाइल निकाला और घबराई सी आवाज में पत्नी को पुकारा, अन्नू, कहाँ हो तुम? अन्नू बिस्तर पर नहीं थी, बस एक दबी हुई सी हंसने की डरावनी आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। तभी उसे कटकट की आवाज सुनाई देती है। विशेष ने फ्लैशलाइट की रोशनी में बेड के नीचे झांक कर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अन्नू की आंखों से पुतलियां गायब थी, गर्दन दूसरी दिशा में मुड़ी हुई थी और वो किसी रबर की गुड़िया की तरह मुड़ी हुई थी। अन्नू, ये क्या हो गया तुम्हें? अन्नू! शोर नहीं, वो सो रही है। विशेष ने अन्नू के बताए दिशा में नजर घुमाई तो देखा जमीन पर कोई लेटा हुआ है। जैसे ही विशेष ने रोशनी उसके चेहरे पर घुमाई, उसने आंखें खोल दी और मुड़कर विशेष को देखने लगी। विशेष को इस पल में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक साथ दो अनामिका को देखकर उसने चीखते हुए नीचे माँ की ओर दौड़ लगा दी। वो अनामिका नहीं है माँ, कोई और है जो मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं ना। शब्दों में तुम्हें बयान नहीं कर सकता। तुम कुछ करो, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते वरना कुछ बुरा हो जाएगा। बेटे की बात सुनकर सुषमा जी पंडित जी को बुलाती है। आपकी बहू के आसपास कुछ है, जरूर किसी ने कोई टोटका किया है। हमारी सिद्धि तो यही कहती है कि वो अभिमंत्रित सामान अभी भी आपके घर में मौजूद है। पंडित जी की बात सुनकर सुषमा और विशेष के चेहरे का रंग उड़ गया था। पंडित जी ने आंखें बंद की और हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद वे बहू के मायके से आए उपहार के पास जाकर खड़े हो गए। खोलिए इसे, यह कोई साधारण उपहार नहीं है। पंडित जी के कहने पर डरते हुए विशेष वो डब्बा खोल देता है। बॉक्स के अंदर रखा हुआ सामान देखकर विशेष और सुषमा का चेहरा पीला पड़ गया था। ये बॉक्स कहां से आया जानते हैं आप? हाँ, याद आया, जब हम फेरों पर बैठे थे तो कोई घूंघट वाली औरत आकर ये गिफ्ट देकर गई थी। उसके बाद ही अन्नू की तबीयत बिगड़ने लगी। उस औरत को पहचानते हैं आप? कौन थी वो? उस औरत को तो नहीं जानता, लेकिन उस साड़ी को नहीं भूल सकता। कुछ अजीब तरीके से लपेट रखी थी उसने साड़ी। आप लोग पता लगाने की कोशिश करिए कि वो कौन था जिसने बहू के हाथ में ये सब सामान पकड़ाया। तब तक मैं अपने ज्ञान से समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर बहू रानी किस मुसीबत में फंसी है। फिलहाल ये नमक है, इसे बहू के कमरे के बाहर रेखा खींच दीजिए, वह कमरे से बाहर नहीं आ पाएगी। मैं वीडियोग्राफर से बोलता हूँ, ये सब वीडियो में जरूर दिखाई देगा। कुछ देर में वीडियो विशेष के पास पहुंच गया था। तुम जानती हो माँ, कौन है ये साड़ी वाली औरत? घर का माहौल गमगीन देखकर घर में ही काम करने वाली नौकरानी भी आकर उस वीडियो को देखने लगती है। हाय राम, ये कैसे हो सकता है? भैया, ये साड़ी तो मेरी है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। आप कद काठी देखिए ना, कहाँ मैं और कहाँ ये 6 फुट मर्दानी औरत। तुम्हारे घर से तुम्हारी साड़ी कौन लेकर जा सकता है पुष्पा? सोचकर बताओ। याद आया भैया, ये साड़ी तो नरेंद्र भैया अपनी बेटी के लिए ले गए थे। कहते थे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो कोई अच्छी साड़ी चाहिए। बिटिया की बात थी तो मैंने अपनी साड़ी दे दी, लेकिन मेरी साड़ी पहनकर शादी में कौन गया ये मैं नहीं जानती। अरे नरेंद्र की तो पत्नी ही नहीं है, उस पर कैसे शक कर सकते हैं? और शादी वाले दिन तो नरेंद्र यहाँ था ही नहीं, अपने गांव गया हुआ था। बस उसकी बेटी शैली आई थी शादी में। ये सब क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। इस साड़ी के पीछे क्या सच्चाई है वो नरेंद्र काका ही बताएंगे। कुछ ही देर में सुषमा का ड्राइवर नरेंद्र हाथ जोड़े वहां खड़ा हुआ था। अब छिपाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं ही बहू रानी को ये उपहार देकर आया था। मैंने ही साड़ी पहनकर अपनी पहचान छिपाई थी, लेकिन आप लोग तक सच्चाई पहुंच ही गई। अरे अनामिका ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमने सारी जिंदगी तुम्हें अपने परिवार का सदस्य माना, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, उसका ये बदला ले रहे हो?
अनामिका कुलवधू है हमारी, उसका बुरा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? आप अभी भी गलत समझ रही हैं मालकिन। अनामिका बिटिया इस घर की कुल बहू है, इसीलिए उसे हर बुरी बला से बचाने के लिए ही मैंने वो उपहार दिया था उसे। लेकिन हार गया मैं, वो जीत गई, अब अनहोनी हो कर रहेगी। ये सब क्या चल रहा है हमारे नाक के नीचे? तुम ये सब भी कर सकते हो, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अब पहेलियां मत बुझाओ नरेंद्र, सच बोलो, क्या किया तुमने और कौन जीत गया? ये सब क्या षड्यंत्र है? कुलवधू पर बुरा साया पड़ चुका था। जिस तंत्र का उन पर प्रयोग हुआ है उसका नाम है सप्त मृत्यु तंत्र। जिस पर यह तंत्र छोड़ा जाता है उसकी 7 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है। मैं बहुरानी के साथ ये सब होते नहीं देख सकता था, इसलिए अपनी पहचान छिपाकर मैंने आधी रात को शमशान में जाकर उस तंत्र का काट निकालने का प्रयास किया और फिर यह अभिमंत्रित सामान बहुरानी को दे दिया ताकि वो तंत्र अपना असर ना दिखा सके। लेकिन सप्त मृत्यु तंत्र बहुत शक्तिशाली होता है और उसकी झलक मैंने उसी रात महसूस कर ली थी जब उन काली शक्तियों ने मुझे अपना बल दिखाया था और मेरी सिद्धि को बीच में ही खंडित कर दिया था। काका, आप ये सब कैसे जानते हैं? कौन है वो जिससे आप अनामिका की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे? सच सच बताइए। तभी पंडित जी वहां आ जाते हैं। हम बताते हैं, ये नरेंद्र कोई साधारण ड्राइवर नहीं, तंत्र का बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष नरसिंह है। लेकिन अपनी बेटी को तंत्र के काले साए से बचाने के लिए इसने अपना अतीत भूलकर एक नई शुरुआत की। यह अपनी बेटी के साथ यहां हवेली में रहने लगा। अब आगे की कहानी तुम बताओगे या मैं ही बताऊं? शैली बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बड़ी होकर उसकी जिद और बढ़ने लगी। वो विशेष को मन ही मन प्यार करने लगी थी। उसने विशेष को अपना प्यार जाहिर भी किया, लेकिन विशेष ने उसे मजाक समझकर टाल दिया। इससे पहले शैली अपना प्यार साबित करती, अनामिका और विशेष की सगाई हो गई। शैली ने विशेष को अपना प्यार बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उसे अपना दोस्त समझते हैं। उसके लिए ये छोटी बात नहीं थी। वो हफ्तों तक रोती चिल्लाती रही और फिर उसने मेरी वो किताब हासिल कर ली जिसे मैंने हमेशा छिपा कर रखा था। शैली ने अनामिका के शादी के जोड़े का एक टुकड़ा हासिल किया और उस पर वो तंत्र छोड़ दिया जिसका परिणाम मौत है। आगे की कहानी आप लोग जानते हैं। तुम्हारी पागल बेटी की जिद में मैं अपनी कुलवधू को आंच नहीं आने दूंगी। बुलाओ उसे और रोको ये सब, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो सकता मालकिन, मैं मजबूर हूँ। हो सकता है। यह तंत्र काटा नहीं जा सकता, लेकिन इसे उल्टा जा सकता है। अब तुम खुद इसे अपनी बेटी की तरफ उलट करो। जिसने गलत कार्य किया भोगना तो उसे ही पड़ेगा। देखो नरेंद्र, शैली को अपनी बच्ची समझा है हमने, लेकिन हत्यारी है तुम्हारी बेटी। एक मासूम की जान लेने का षड्यंत्र रचा है उसने। मेरी बहू को बचा लो, अपने इतने सालों का नमक का फर्ज अदा करो। सबकी बात सुनकर उस रात नरेंद्र शमशान गया और कुछ तांत्रिक क्रियाएं खत्म करने के बाद वो सर पकड़कर रोने लगा। कुछ ही देर में नरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ने लगा था और वो दर्द से चीख रहा था। गुजरते समय के साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी। पापा, ये क्या किया आपने? क्या किया आपने? क्या आपने उस तंत्र को अपनी तरफ मोड़ लिया? हाँ बेटा, बच्चों की करने की जिम्मेदारी माँ बाप को ही लेनी पड़ती है। अपने आप को मरते देख तुम्हें समझ में आएगा कि किसी को तकलीफ देना कैसा होता है। वादा करो, आज के बाद किसी के साथ बुरा नहीं करोगी। बस यही मेरे लिए तेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगले 7 दिनों में तड़प तड़प कर नरेंद्र की मौत हो गई थी। शैली पिता की मौत से बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसने पिता को दिया वादा निभाया और फिर कभी किसी का बुरा नहीं सोचा।